Okay, so now we start with our next lecture कि what happens when metals react with water। तो metals के 3 केसेस हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि मेटल को जो हमने डिफरेंट मेटल के सैंपल प्रीवियस एक्टिविटी में लिए थे, उन सैंपल्स को हमने 3 बार ट्राई करना है। एक बार उन मेटल के सैंपल्स को ठंडे पानी में डालना है, तो जो रिएक्ट कर जाएंगे उनको अलग से अरेंज कर लेना है कि कौन जल्दी रिएक्ट किया, कौन स्लो रिएक्ट किया। कुछ मेटल हो सकता है कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो दोज दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, उनको फिर हम हॉट वाटर के साथ मिक्स करेंगे। और कुछ हो सकता है कि हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करें, तो उनको फिर हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कोई भी मेटल जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जा रहा है, इट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी रिएक्टिविटी अपनी कम होती है फिर उसको थोड़ा हॉट वाटर चाहिए होता है, और जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है उसको फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है। तो ये एक्टिविटी करवा के हम देख सकते हैं कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, ठीक है, और उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया जा सकता है। अब ये जो डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है, दिस इज हाउ वी रिएक्ट द मेटल विद स्टीम। तो स्टीम कैसे जनरेट होगी, यहाँ पर बर्नर है और यहाँ पर ग्लास वूल दैट इज सोक्ड इन वाटर, ठीक है, तो पानी में भिगोई हुई ग्लास वूल यहाँ रखी है। अब इसको जब आप हीट करोगे तो इसमें जो वाटर होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और वो स्टीम यहाँ से पास करेगी। दिस इज मेटल सैंपल। तो जब ये स्टीम मेटल सैंपल के ऊपर से पास करेगी तो इनके बीच में रिएक्शन हो सकता है, और उस रिएक्शन में अगर कोई गैस जनरेट होती है जैसे कि हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब के थ्रू होती हुई पानी के ऊपर यहाँ पर बबल्स बन के फाइनली यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो दिस इज द सेटअप कि अगर कोई भी मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना है तो किस तरह से हमें उसको रिएक्शन प्लान करना है। अब देखते हैं कि मेटल्स का जो रिएक्शन हुआ वो किस किस तरह से हुए। तो देखो, मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो सभी मेटल तो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, पर जो मेटल रिएक्ट करते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एंड ये जो मेटल ऑक्साइड हैं इनमें से कुछ सॉल्युबल होते हैं और कुछ पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्युबल होंगे वो फर्दर रिएक्ट करेंगे, तो जो सॉल्युबल हैं ये फर्दर पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और जो ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं है वो एज इट इज ही रहेंगे इनसॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। तो ये उन मेटल्स की बात हुई जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके। तो अब देखते हैं कि सबसे फास्ट या सबसे विगरस वायलेंट रिएक्शन किसका होता है। तो पहला हो गया कि मेटल्स लाइक पोटाशियम, सोडियम, दे रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, और इवन कोल्ड वाटर के साथ इनका रिएक्शन वायलेंट होता है क्योंकि ये दोनों मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इसलिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन इज वायलेंट एंड दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, तो हीट रिलीज होगी तो जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन को करवा रहे हो दैट विल बिकम हॉट, और इनका रिएक्शन इतना विगरस होता है कि जो हाइड्रोजन जनरेट होती है इट इमीडिएटली कैचेस फायर, ठीक है। तो पोटाशियम का अगर हम इक्वेशन देखते हैं 2H2O, तो गिव्स यू 2KOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली 2 सोडियम सॉलिड प्लस 2H2O, तो सोडियम देखो पहले मैंने क्या बताया था, ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो पोटाशियम का ऑक्साइड और सोडियम का ऑक्साइड दोनों पानी में डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए वो फाइनली हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सोडियम का फाइनली बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट।
अब ये जो हीट रिलीज होती है इसकी वजह से ये हाइड्रोजन जलना स्टार्ट करती है, तो इट इमीडिएटली कैचेज फायर। तो आपने देखा होगा कि सोडियम पानी में डालने पे एकदम से आग पकड़ लेता है, तो दैट इज बिकॉज कि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है इट विल कैच फायर बिकॉज ऑफ द हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो पहली चीज याद रहेंगी, पोटाशियम सोडियम हाईली रिएक्टिव हैं, रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर ऑल्सो, हाइड्रोजन गैस बनती है, हीट रिलीज होती है एंड इट कैचेज फायर। ठीक है, और आपको ये तो पता होगा कि सोडियम पोटाशियम दे फ्लोट ऑन वाटर, क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है बिकॉज देयर डेंसिटी इज लोअर देन वाटर, तो इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इस कैटेगरी में, तो अब रिएक्टिविटी में ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर गए, पर कुछ मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो कैल्शियम का अगर हम रिएक्शन देखें तो कैल्शियम भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, कैल्शियम प्लस 2H2O, तो पानी में डालने पे पहले से ऑक्साइड बनता है और वो डिसॉल्व करता है, तो फाइनली हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पर इसका रिएक्शन इतना वायलेंट नहीं है कि ये हाइड्रोजन गैस विल स्टार्ट बर्निंग, तो देर इज नो फायर। ठीक है, एंड दिस कैल्शियम ये फ्लोट करना स्टार्ट करता है। देखो सोडियम और पोटाशियम तो पहले से ही फ्लोट करेंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी से कम होती है, पर कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग रिएक्शन की वजह से, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस है इसके बबल्स कैल्शियम के साथ स्टिक कर जाते हैं, तो उनकी बबल्स की वजह से स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो दिस कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज the bubbles of H2 gas formed stick to the metal surface। ठीक है, तो ये याद रहेंगे आप, मतलब जो भी एनसीईआरटी में लिखा है आपको इफेक्टिवली वो सारे पॉइंट्स याद करने हैं। फिर बात आती है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो रिएक्शन, तो मतलब मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव किसके कंपैरिजन में, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर गया, तो इट मीन मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा फिर, हॉट वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम प्लस हॉट वाटर। ठीक है, देन वी गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, और मैग्नीशियम भी इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, सेम रीजन, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों फ्लोट करते हैं क्योंकि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल स्टिक टू द मेटल सरफेस। नेक्स्ट इज मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम हो गए, आयरन, जिंक, देयर इज नो रिएक्शन विद हॉट और कोल्ड वाटर, तो इनका हॉट या कोल्ड वाटर के साथ इमीडिएट कोई रिएक्शन नहीं होता, बट दे रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के सरफेस पे अगर हम स्टीम पास करें, ठीक है, H2 गैस, तब ये कन्वर्ट होता है Al2O3 सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी। अब Al2O3 इसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाया, क्योंकि Al2O3 इज नॉट नॉन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, तो क्योंकि इनसॉल्युबल है पानी में इसलिए ये अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। सिमिलरली आयरन भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके इट विल कन्वर्ट इनटू Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैसेस। ठीक है, तो Fe3O4 भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता, दैट इज वाई इसका भी हाइड्रोक्साइड नहीं बना। फिर बाकी एग्जांपल्स अगर लें, जैसे कॉपर है, देन लेड, सिल्वर, गोल्ड, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, डोंट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो मतलब ये सबसे कम रिएक्टिव हुए,
तो देखो जो ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो गर्म से कर रहे हैं वो थोड़े कम है, जो स्टीम से कर रहे हैं वो और कम है, और जो कर ही नहीं रहे दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, और आप बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल, कि लीस्ट रिएक्टिव हैं या मोस्ट स्टेबल मेटल्स हैं। तो अब हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से आएंगे? सोडियम पोटेशियम, फिर उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, और उससे कम कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम। ये सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो मेटल का हमने ये प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मेटल का जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। तो मेटल्स दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एसिड बेस में ये पढ़ा हुआ है। स्टिल इसके हम थोड़े एग्जांपल्स फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि HCl के साथ रिएक्शन कैसा होता है। तो मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस क्या बनेगा? MgCl2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सिमिलरली जिंक सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस यहां पर बनेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Fe सॉलिड प्लस 2HCl, FeCl2, FeCl3 भी बन सकता है अगर HCl थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 3HCl लेते हैं। देन एल्यूमिनियम, तो ये सारे डाइल्यूट एसिड हैं। तो एल्यूमिनियम का बन जाएगा AlCl3 एक्वस। ठीक है, तो 2 एल्यूमिनियम के साथ हमें लेना पड़ेगा 6HCl, और दिस विल बी 2AlCl3। अब अगर हम मैग्नीशियम को हम H2SO4 से ट्रीट करते हैं देन इट विल बी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एक्वस प्लस H2 गैस। ठीक है, जिंक को करेंगे तो जिंक सल्फेट मिलेगा। ओके, एल्यूमिनियम को करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज कि अगर इनको हम मेटल्स को ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, तो मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम का हमने डाइल्यूट HCl के साथ तो रिएक्शन बहुत कॉमन है। ठीक है, पर व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद HNO3, ठीक है, रिएक्ट्स विद HNO3 गैस, H2 गैस, सॉरी नॉट HNO3 गैस, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है HNO3 एक्वस के साथ H2S और H2 गैस इज नॉट रिलीज्ड। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है, देखो ये एनसीईआरटी ने मेंशन तो किया हुआ है कि मेटल को जब आप HNO3 एसिड से रिएक्ट करते हो तो H2 गैस नहीं निकलती। ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी H2 गैस रिलीज भी होती है। ठीक है, तो ये केस कैसा हो जाएगा? नॉट रिलीज, मोस्टली नहीं निकलती। रीज़न बीइंग कि HNO3 सिर्फ एक एसिड ही नहीं है, ये एसिड भी है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो जो H2 प्रोड्यूस होनी थी उस H2 को इसने ऑक्सीडाइज करके बना दिया वाटर, और अपने आप ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? देखो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। ठीक है, तो खुद ये रिड्यूस होके HNO3 की रिडक्शन होती है, तो कभी ये NO बनाता है,
कभी ये N2O बनाता है, कभी ये NO2 बनाता है। तो मतलब नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स ये बनाता है। पर अगर हम इसको डिटेल में थोड़ा देखें तो इसका रिएक्शन उतना सिंपल नहीं है HNO3 के, ठीक है। HNO3 के रिएक्शन अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं कि हम किस कंसंट्रेशन के साथ HNO3 को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 कॉपर सॉलिड प्लस 8 HNO3 डाइल्यूट, ठीक है। तो डाइल्यूट के साथ यहां बनेगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस प्लस 2NO गैसियस प्लस 4H2O लिक्विड। अब यही रिएक्शन अगर हम कॉपर प्लस 4HNO3 कंसंट्रेटेड करवाते हैं, देन इट इज CuNO3 ट्वाइस प्लस 2NO2, ठीक है। नाउ द डिफरेंस किस चीज में आया? डिफरेंस यहां पे मेन है कि जब डाइल्यूट HNO3 था तो NO बना, पर जैसे जैसे HNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ये कंसंट्रेटेड होता है, तब NO की जगह NO2 मतलब ऑक्सीडेशन उसकी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स बढ़ेंगी, ठीक है। तो डाइल्यूट में NO बना है तो कंसंट्रेटेड में NO2 बनेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हमेशा मेटल और HNO3 के रिएक्शन में H2 नहीं ही निकलती है। कुछ केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका आप लिख सकते हो जैसे मैग्नीशियम प्लस 2HNO3 गिव्स यू मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस प्लस H2 गैस, ठीक है। इतना बात क्लियर है? तो नाउ यू कैन नोट इट डाउन कि क्या कौन कौन से रिएक्शंस हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्वा रीजिया। व्हाट इज एक्वा रीजिया? देखो हमने पढ़ा कि अभी गोल्ड, सिल्वर ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये HNO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। बट देयर इज अ मिक्सचर कॉल्ड एक्वा रीजिया। इट्स लैटिन फॉर रॉयल वाटर। इट्स अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन 3:1 रेशियो, मतलब 3 पार्ट्स कंसंट्रेटेड HCl प्लस 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3। तो इस मिक्सचर को बोलते हैं एक्वा रीजिया। इसका बेनिफिट क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता है, जबकि गोल्ड अकेले HCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और अकेले HNO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। बट इस एक्वा रीजिया सॉल्यूशन में गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है। तो इट्स अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, ठीक है। तो इसमें गोल्ड और प्लैटिनम, तो ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, फिर भी ये इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ एक्वा रीजिया। और आपको इसमें से याद क्या रखना है कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, 3 पार्ट्स कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3। अब देखते हैं नेक्स्ट इज हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। देखो यहां पर जो एक्टिविटी है इसमें 2 काम हम करेंगे। पहला, आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा और कॉपर की वायर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा। अब आपको देखना है कि थोड़ी देर के बाद किस टेस्ट ट्यूब में कुछ चेंज आया है। तो अगर हम देखेंगे कि ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है जहां पर आयरन नेल को, पहली वाली टेस्ट ट्यूब जो है, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, ए वाली टेस्ट ट्यूब का जो ब्लू कलर था वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। फेड क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन नेल मीन्स आयरन सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। धीरे धीरे ये आयरन सल्फेट बन जाएगा यहां से FeSO4, ठीक है, प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर कहाँ आएगा? कॉपर आयरन पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो ऐसा इमेजिन करो कि ये जो आयरन के एटम्स की ये लेयर है, ठीक है, ये जो आयरन की नेल है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो आयरन के एटम्स होंगे,
बाहर क्या है, बाहर कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है। अब यहाँ से एक आयरन का एटम उठ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बाहर आके क्या बनेगा, Fe2 पॉजिटिव। तो जब आयरन से ये बनेगा Fe2 पॉजिटिव, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, अब देखो यहाँ से एक आयरन का एटम निकल गया, ठीक है, और पीछे छोड़ गया वो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉपर 2 पॉजिटिव जाएगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर बन जाएगा। तो कॉपर बन के ये यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद एक और आयरन बाहर निकलेगा, तो एक कॉपर 2 पॉजिटिव अंदर आ जाएगा, तो कॉपर। तो धीरे धीरे नेल के सरफेस के जो आयरन एटम्स हैं वो बाहर जाते जाएंगे, और वो सल्फेट के साथ मिलके आयरन सल्फेट बनाएंगे सॉल्यूशन में, और कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन इस आयरन नेल के सरफेस पे डिपॉजिट होते जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो आयरन नेल थी उसके सरफेस पे कॉपर डिपॉजिट हो चुका है, और क्योंकि कॉपर धीरे धीरे कम होता जाएगा सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन का ब्लू कलर जो कि कॉपर सल्फेट की वजह से था, अब कॉपर ही नहीं बचा, तो कॉपर सल्फेट का कलर भी फेड हो जाएगा। तो धीरे धीरे सॉल्यूशन का कलर फेड होता जाता है। पर जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है बी केस, इसमें कुछ नहीं हुआ, कॉपर वायर एज इट इज रही, आयरन सल्फेट नहीं। मतलब कि दूसरा जो रिएक्शन था वो क्या था, कॉपर सॉलिड प्लस FeSO4, इसके केस में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है और उसकी जगह खुद ले सकता है, पर कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उल्टा नहीं होगा, ये ऐसा ही है जैसे कि एक, मान लो कहीं पे कुश्ती हो रही है, ठीक है, तो एक 2 पहलवान है, एक ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है, ज़्यादा हेल्दी है, और दूसरा थोड़ा दुबला है। तो जो तगड़ा पहलवान है वो ऑब्वियसली दूसरे वाले को तो बाहर कर देगा रिंग से, ठीक है, पर उल्टा नहीं हो सकता। तो आयरन अगर कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो आयरन उसकी जगह ले रहा है, मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव, और कॉपर को बाहर कर दे रहा है, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव को बाहर कर देता है, पर उल्टा नहीं हो सकता। इसीलिए सेकंड टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो एक्चुअल सेटअप है वो कैसा है कि अगर हम मेटल ए ले रहे हैं और उसको डाल रहे हैं सॉल्ट ऑफ मेटल बी के साथ, तो अगर रिएक्शन होगा और ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया और अब बन गया सॉल्ट ऑफ मेटल ए, और जो बी था वो बाहर निकल गया और मेटल बी बाहर हो गया। इसका ये मतलब है कि ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी। तो इस तरह की रिएक्शंस करवा के हम ये बता सकते हैं कि किन 2 मेटल्स में, अब यहां से तुम ये बता सकते हैं ना कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, अगली बार किन्हीं और 2 मेटल्स को ले लो, आयरन के साथ कॉपर की जगह मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, कोई और रिएक्शन ले लो। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में मेटल और सॉल्ट्स को रख के हम ये पता कर सकते हैं कि किन किन में या किस पेयर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो उसके बेस पे हम एक सीरीज बनाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। नाउ दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको याद करनी है। पोटाशियम मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। अब इसको गाना बना के आप मेमोराइज करो या कैसे करो, दैट इज टोटली अप टू यू, बट यू नीड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन योर हायर क्लासेस ऑल्सो। अब नेक्स्ट द क्वेश्चंस, वाई सोडियम कैप इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस नाउ यू हैव टू आंसर, यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। तो इनके सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।